आई एम वेरी सॉरी, बिलावल का बयान बिल्कुल गैर मुनासिब। बिलावल ने 1991 के अकॉर्ड को जिस तरीके से आज रिडिक्यूल किया है, बिलावल की जमात की 2 दफा वफाक में हुकूमत रही और 4 दफा उनके सूबे में हुकूमत रही। बिलावल को और बिलावल की पार्टी को ये सारी बातें उस कभी याद क्यों नहीं आई? और आज जबकि पीडीएम को नुकसान पहुंच चुका है, और ये गुफ्तगू करना, मैं समझता हूं उनको सोचना चाहिए। हम उन्हें समझते थे कि वो पाकिस्तान की क़यादत के हकदार हैं, लेकिन क्या वो अपने आप को बहुत कम छोटी सियासत में नहीं इन्वॉल्व कर रहे? मेरा बुनियादी सवाल है कि अगर ये 1991 का रिकॉर्ड गलत है, बेईमानी पर है, एकतरफा है, नॉन इलेक्टेड ने किया है, सिलेक्टेड ने किया है, तो भाई जब आपकी फेडरल गवर्नमेंट थी और सूबे में गवर्नमेंट रही, क्यों नहीं उठाया? आज इस मरहले पर इलेक्शन से 2 साल पहले ये सवाल उठा के आप करना क्या चाहते हैं? आप प्ले करना चाहते हैं सिंधी कार्ड पे? आई एम वेरी सॉरी। आप तो नेशनल लीडर थे, आप क्या पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं? आपको इख्तिलाफ है, जाएं मुश्तरका मफादात की कौंसिल में, और वो एक तरीका है मुश्तरका मफादात की कौंसिल में जाने का, बजाय बयानबाजी करने के, अखबारों में बयान देने के। और आज तो कमाल ही हो गया, और रजा रवानी साहब ने फरमा दिया कि 1945 का जो माहदा है पंजाब और सिंध का, उसके मुताबिक फैसला किया। भाई 1945 में पानी कितना था? पंजाब एक मुल्क नहीं था, ना ही ये अपना ये सूबा, जो 2 सूबे थे, एक मुल्क में फैसला हुआ है। आज हमने फैसला 1991 के पानी के हिसाब से किया है, आप 1945 में जाना चाहते हैं? आप क्या खेल करना चाहते हैं? आप आप वफाक की हिमायत कर रहे हैं ऐसा करके? आपको सोचना चाहिए, ये जज्बाती बातें नामुनासिब हैं। इन्हीं जज्बाती बातों की बुनियाद पे कालाबाग डैम नहीं बन सका। सन 53-54 में जब निशान लगाए उस वक्त की वापडा की अथॉरिटी ने, जनाब ये रेड है, यहाँ पे पानी आएगा, उन निशानों ने पाकिस्तान के अंदर कालाबाग डैम को उसी दिन दफन कर दिया जिस दिन ये हुआ। अब ये पानी को रोकना, उसको इस्तेमाल करना सूबों का काम है। उनको एक शेर मिल गया है, उस शेर को यूटिलाइज करना उनका काम है। अगर वो यूटिलाइज नहीं करते और उसको जाने देते हैं समुद्र में, जब पानी ज्यादा होता है, तो फिर किसकी गलती है? लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा, ये मामला आपका, मेरा और हम नाम निहाद दानिशवरों का नहीं है। ये एक टेक्निकल मामला है, और इसके लिए आपके पास तरीकाकार का तयन है। हिंदुस्तान में सूबों के दरमियान पानी के जो मसाइल हैं, और आप तो बैरिस्टर हैं, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, वो अदालतों में गए हैं। क्या उन्होंने उसको इशू बनाया? क्या उसके लिए मोर्चे लगाए गए हैं? क्या उसके लिए शुरू में मोर्चे और जुलूस निकाले गए, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ? फाइनल डिसीजन तो होगा जो कागजों पे लिखा हुआ है। जो पानी होगा तो तकसीम होगा ना। अगर पानी, आपके ग्लेशियर जल्दी पिघल रहे हैं या लेट पिघल रहे हैं, पानी कम आ रहा है। पंजाब ने जब सिंध में काश्त हो रही थी, इस सीजन की मैं बात करूं, खरीफ की, तो पंजाब ने कहा आप हमारा पानी ले लें क्योंकि आप 20 दिन पहले काश्त करते हैं। ये बात नहीं उनको ख्याल आ रही। तो मैं समझता हूं कि एक नेशनल स्टेचर के लीडर को बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए, उनको चीजें पढ़ लेनी चाहिए और देख लेनी चाहिए। और मैं हैरान हूं कि इतने सालों के बाद पीपल्स पार्टी को एकदम कैसे ख्याल आ गया कि 1991 का वाटर रिकॉर्ड जो है वो जेली लोगों ने किया है, नॉन इलेक्टेड लोगों ने किया है, सिलेक्टेड लोगों ने किया। जी जैगम साहब, आपका व्यूज के ऊपर इस स्टेटमेंट को कैसे देखेंगे? और फेडरल बैलेंस, और जाहिर बात है उसमें एक सियासी अंसर भी शामिल है, लेकिन इससे पहले जैगम साहब आप कुछ कहें। मैं ये बात जरूर कहूंगा इफ्तिखार साहब, पीपल्स पार्टी का ये मौकफ है कि उन्होंने 18वीं तरमीम को बचाने के लिए सब कुछ जो है वो कुर्बानियां दे और रहे 91 का रिकॉर्ड भाई, 91 में वो 18वीं तरमीम कभी आई है ना? ऐसे कर रहा था। बिल्कुल सपोर्ट करो आप। मैं आपको कहता हूँ, यू हैव अ राइट टू सपोर्ट देम वेरी। मुझसे ज्यादा क्या सपोर्ट करोगे? मैं आई एम द वन ऑफ द फाउंडर मेंबर। आज ये है कि मुझे देखिए, जब मुश्तरका मफादात की कौंसिल इस काम के लिए है, आईनी अदारा है, जो मामला जाए वहां पे, या आप पता ये किसने किया है? इस वक्त सिंध के अंदर जो नेशनल छोटी छोटी तंजीमें है ना, वो इसको एक्सप्लॉइट कर रही हैं। अब देखिए, रजा रुबानी जैसा आदमी जिसके ऊपर मैं इतना इत्मीनान करता हूँ, उसने मुझे मशवरा दिया कि 1945 के चले जाओ। भाई 1945 में कौन सा मुल्क था? दरियाओं की क्या तकसीम हो गई थी? क्या सिंध तास मुआहदा हो चुका था? कुछ तो अकल की बात करें यार। जी बिल्कुल। सियासत अपनी जगह। ओवर टू जैगम साहब। जी जैगम साहब। देखिए रजा, इसके 2 पहलू हैं। एक तो इसका पॉलिटिकल पहलू है, जिसकी तरफ इफ्तिखार साहब ने इशारा किया कि इस टाइम पर
किस तरीके से बिलावल इस मसले को उठा रहे हैं। आपको पता है पानी का मसला उन मसलों में से है जो सिंध के लिए बहुत ही एक अहम मसला है, क्योंकि लोअर राइपेरियन है और एक ऐसा ऐसा सूबा है जिसकी दरिया के पानी पर बहुत इन्हिसार है। उसमें ज़ेर ज़मीन मीठा पानी पंजाब की निस्बत बहुत कम है, बारिशें भी बहुत कम होती हैं। जिस तरीके से हमारे बारानी इलाके हैं, वहाँ बारिशों पे काम चल जाता है, और पंजाब के जो मैदान हैं वहाँ ज़ेर ज़मीन मीठा पानी भी है, सिंध के अलावा दूसरे दरिया भी हैं। तो सिंध में जो सिंध का पानी है वो लाइफ लाइन है, जिंदगी और मौत का मसला है। और बहुत सी जो ट्रस्ट का मसला है वो फेडरेशन के साथ और अपर राइपेरियन के साथ पंजाब के साथ रहा है। तो ये एक इमोशनल इशू है, और इसको जब भी उठाया जाता है तो जाहिर है तो उसके बाद सिंध के अंदर इमोशंस हाई होते हैं और लोग लीडरशिप के प्रति इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस वक्त तो पॉलिटिकल एंगल तो नजर आ रहा है, लेकिन एक सवाल जो इस वक्त उठाया इफ्तिखार साहब ने मेरे नजदीक बहुत अहम है कि बिलावल साहब जो अपने आप को नेशनल लेवल पे पिच कर रहे थे, वो एक सिंध के सूबाई इमोशनल इश्यूज पर अपने आप को पिच करके क्या वो ये समझ रहे हैं, मान चुके हैं कि 2 साल बाद उनके लिए ये मुमकिन नहीं होगा कि मरकजी तौर पर दूसरे सूबों में, खास तौर पर पंजाब में आकर कोई बड़ा मैदान मार ले। ये एक थोड़ी सी वरीइंग बात है। अब देखिए जो टेक्निकल बात है, मैं ये समझता हूँ, देखिए 1991 को बहुत साल गुजर गए, 30 साल से ऊपर गुजर गए। तो इस पर गुफ्तगू, इसको ओपन करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स और झगड़ों के जरिए तो ये कभी हल होने वाला नहीं है। और जो पानी का मसला है ये सिर्फ सूबों का मसला नहीं है। आपको मालूम है जब भी दरिया में दरिया के पानी के तकसीम का बात होती है तो उसमें असल मसला अपर राइपेरियन और लोअर राइपेरियन का होता है कि दरिया के जिधर से पानी आ रहा है ऊपर कौन बैठा है, नीचे कौन बैठा है। सिंध में मेरा अपना काफी घूमने का फिरने का, सिंध के एक्सपर्ट से, सिंध के वाटर एक्सपर्ट से, एनवायरमेंटलिस्ट से बात करने का मौका मिला है, और वो ये तस्लीम करते हैं कि सिंध के अंदर भी बहुत नाइंसाफी होती है, क्योंकि सिंध के अंदर भी अपर राइपेरियन और लोअर राइपेरियन है। सिंध में भी जो दरिया के ऊपर वाला हिस्सा है वो लोग बहुत पानी ले लेते हैं, और जो नीचे के जिले हैं उनके लिए मसला खड़ा करते हैं, वहां तक पानी नहीं लाते। फिर सिंध के अंदर पानी की तकसीम का भी मसला है। इसी तरीके से मैं आपको याद दिलाऊं कि पंजाब के अंदर भी जो पंजाब के इंटरनल पानी का तकसीम का मसला है वो बहुत शदीद है। अगर आप बहावलपुर में चले जाए मिसाल के तौर पे, बहावलपुर के मुख्तलिफ अजला में, बहावलपुर डिवीजन के वो इलाके जो जो जिनको सतलुज सैराब करता था, वहां सतलुज के खुश्क होने के बाद जो जेर जमीन मीठा पानी था वो खत्म हो गया है, और ये वाला जो पानी का हिस्सा है उनका जरूरत से कम है। तो वहां की एग्रीकल्चर भी सफर कर रही है और लोगों के लिए पीने का पानी भी सफर कर रहा है। एनवायरनमेंट के लिए हमारे चैलेंजेस मौजूद हैं। आपको मालूम ही है कि हमारे ग्लेशियर्स का जो मसला पैदा हो रहा है, जो हमें एनवायरमेंटलिस्ट बता रहे हैं कि आगे चल के क्या मसला आएगा, उस पर भी गुफ्तगू करने की जरूरत है। फिर सेक्टोरल डिवीजन का भी मसला होता है। मिसाल के तौर पर मैं खुद अगरचे इस्लामाबाद से हूँ, आई एम वेरी अनहैप्पी विद द फैक्ट कि इस्लामाबाद को पानी देने के लिए सिंध से पानी लिया जा रहा है। ये वो चीज है जिस पर सिंध को आवाज उठानी चाहिए थी, उन्होंने नहीं उठाई। मिसाल के तौर पर जो इस्लामाबाद है इसके आसपास तो इतनी बारिश होती है कि बहुत से छोटे डैम्स बनाए जा सकते हैं। यहाँ बिल्डिंग्स को, घर वालों को लाजिम किया जा सकता है कि वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें और पानी की अपनी जरूरत जो है वो किसी हद तक रेन वाटर हार्वेस्टिंग से पैदा करें। फिर जो हमारे ये शहर हैं जहाँ पानी फरावान है, लाहौर में भी आप देखिए जेर जमीन पानी खत्म हो रहा है। हमारी पानी की मैनेजमेंट का भी मसला है, बजाय इसके कि हम पानी को इस तरह इस्तेमाल करें, उन पे अच्छी मीटरिंग करके ठीक तरीके से इस्तेमाल करके। मेरी राय में बिलावल को इस वक्त एक लीडरशिप दिखानी चाहिए। एक पानी का मसला जो बहुत ही अहम मसला है उस पर कौमी लीडर बनकर सिंध को तहकीक करके एक होलिस्टिक अंदाज में देख के पाकिस्तान को आगे ले जाने में मदद करनी चाहिए, बजाय इसके कि इसको सियासी मसला बनाए। अगर इस तरीके से उठाएंगे तो फिर हमने देखा है तारीखी तौर पर कि जिस तरह कालाबाग डैम में फिर डेडलॉक हो जाता है, फिर दोनों सूबे जो है वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन ले जाएंगी, बात फंस जाएगी। तो जो मसला हल हो सकता है वो भी हल नहीं होगा। तो अगर हल करना है, जो हमें करना चाहिए, तो इसको मसले को एक होलिस्टिक अंदाज में लेना चाहिए। और बिलावल को, वो ज़हीन आदमी है, तालीम याफ्ता है, इस मसले को स्टडी करके इस मसले पर अच्छी लीडरशिप देनी चाहिए।
जी अंबर, आपने दोनों हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी। आप क्या कहेंगे कि चूंकि आप आपका ताल्लुक भी सिंध से है, इसलिए अब आप सिंध की नुमाइंदगी करें और बिलावल का साथ दें। आप गलत शख्स की तरफ देख रहे हैं रजा, इसलिए क्योंकि मेरा ताल्लुक असल में पंजाब से है। अच्छा, ओके। तो आप फंस नहीं, गए। रजा मुर्तजा रजा साहब आपको डोमिसाइल दे दिया रजा मौजूदगी है ना, रजा बहुत काट रही है। जी रजा रजा ये ना रजा ये लेकिन- सिंध का मसला नहीं है, ये पंजाब का मसला नहीं है, ये फेडरेशन का मसला है। बराए करम इसको फेडरेशन के मसले के तौर पर ट्रीट किया जाए, वरना ये बॉम्ब है, ये टिक टिक शुरू हो गई तो ये फटेगा किस दिन। और अगर ये फटा तो दोनों बड़े सूबे हैं, ये याद रखिएगा, फेडरेशन के दो बड़े सूबे हैं अगर ये आपस में टकराए। अब देखो जैगम ने कितनी अच्छी बात की है, हमारे पंजाब में बाबुल नगर और बाबुलपुर के इलाकों में जो हम टेल पे बैठे में पानी नहीं आता, और जिस तरीके से ये कह रहा था सजावल ठट्टा और बदीन में पानी आ रहा है, भाई सजावल ठट्टा और बदीन जो है बिल्कुल समुद्र के साथ है। आप लोगों ने इतने सालों हुकूमत की तो सोच लिया होता ना इसका क्या करना है जब हालात ऐसे हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ जब जब मुश्तरका मफादात की कौंसिल एक प्लेटफॉर्म है, उसको इस्तेमाल करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसमें तो इसमें इसमें मैं रजा इसमें ज्यादा टेक्निकल नहीं हो सकती क्योंकि यू नो ये दिस इज नॉट माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, लेकिन मैं ये कहूंगी कि एक फैक्टर जो हमें जरूर जहन में रखना चाहिए वो माहौलियाती तब्दीली भी है। चाहे आप जनूबी पंजाब में जाएं, चाहे सिंध में जाएं, आप उसके असरात अभी से बहुत हद तक आप देखते हैं, जिस तरह से जो काश्त होती है, जो क्रॉप्स हैं, जो उससे पहले जब पानी था अब नहीं हो पाते वगैरह वगैरह। लेकिन इसके जो सियासी पहलू है वो वाकई बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इसमें मैं कहूंगी कि जो पीडीएम की नाकामी है उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो उम्मीदें थी पंजाब की वो भी कम नजर आई हैं। इसलिए क्योंकि जाहिर है बिलावल साहब जो है वो उस तरह के क्राउड्स जमा नहीं कर सकते जैसे कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज या मरियम नवाज शरीफ कर सकती हैं। तो उनके बलबूते पे उनको वहां भी उनकी विजिबिलिटी भी थी। और ये भी मुझे मालूम है कि जो पंजाब के जो उस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ रहनुमा थे, उनको भी उम्मीद नजर आ रही थी कि पंजाब में कुछ को मिलेगा या होगा। लेकिन अब इलेक्शंस में देखिए किस तरह से बिग स्वीप है, जहां जबकि उनको पंजाब में काफी बुरी तरह शिकस्त हुई थी। तो यही नजर आ रहा है कि सियासी तौर पर देखें कि मैं अग्री करती हूँ, इत्तेफाक करती हूँ कि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैव रिजाइन्ड देमसेल्व्स टू द फैक्ट कि दे वुड बी कन्फाइंड टू सिंध, जो अफसोस की बात है। इसलिए क्योंकि बिलावल ने पोटेंशियल बहुत है, वो जिस तरह की कुछ जो बातें करते हैं वो एक पोटेंशियल तो है एज ए नेशनल लेवल लीडर। जी अंबर, आपने आपने बड़ी अच्छी ये बात कही, पीडीएम से जो आपने लिंक जोड़ा। लेकिन अब आपने ये जुमला कह दिया ना कि क्राउड्स भी वो पुल कर सकते हैं। अब आपको पता है कि जाले आगे ना सोशल मीडिया पे वो आपको भी अटैक करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं मदद देखिए करेंगे। ये जरूर है, देखिए ये जरूर कि 2018 के इफ्तिखार साहब इंतखाबात ने जो इफ्तिखार साहब ने जो एक कौम तैयार की थी ना, कौम जियाला, वो अब उसकी एक नई शेप 21वीं सदी में खड़ी हो गई हुई है। और वो कहते हैं कि ये सारे तुम लोग नवाज लीग के यहाँ पे बात करते हो, और ये नवाज दौर है, ये पता नहीं जिया दौर है, कि पता नहीं किस तरह के नाम रखे हुए हैं। भाई मैं तो इसलिए बार बार कोशिश कर रहा था कि मैं पीपीपी की हिमायत करूं। इफ्तिखार साहब ने मुझे डांट दिया। हमारी नहीं, आप गलत करने लगे थे, आप 18वीं तरमीम को 1991 से जोड़ने लगे थे। मैंने आपको सिग्नल दिया ना करो यार, ऐसा ना करो। और दूसरा रजा एक बात है, ये जो आप कह रहे हो ना, मैं जरूर कहूंगी, इतना जरूर कहूंगी 2018 के जब इंतखाबात हुए थे और ये पंजाब के हवाले से, जनूबी पंजाब जाहिर है एक रास्ता है पाकिस्तान का। अब गिलानी साहब को देख ले, सेनेट में, उनके बेटों को वहां और पंजाब में उनके लिए एक रास्ता जरूर बनता है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उम्मीद नहीं है। और 2018 के इंतखाबात में भी रैलीज कुछ की थी जो काफी कामयाब रही थी। मैं कहूंगी कि नुकसान होगा इन दी एंड। ये जो उन्होंने नुकसान कर लिया है। पीडीएम का जो डिमाइस है, जो पीडीएम की जो डेथ है ना, वो असल में बहुत अब ये बाद में रियलाइज करेंगे इन्होंने पीडीएम की डेथ में क्या हासिल किया। पीडीएम एक रास्ता ऐसा था, पीडीएम के जरिए ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को पूरे पंजाब में रिवाइव कर सकती थी, इसमें पोटेंशियल था। और बिल्कुल, और आप प्राइवेटली बात करें जो मुंसलिक हैं पंजाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो खुद भी उनको समझ है ये। लेकिन ना रजा, एक बात मैं कहना चाहूंगा रजा, ये जो मसला है ना पानी का, आप भी स्टडी करें और बाकी दोस्त भी स्टडी करें। मैं ये समझता हूँ कि इट्स वेरी वेरी सीरियस मैटर।
बिल्कुल आज बिलावल की मैंने पूरी स्टेटमेंट खुद मंगवा के स्टडी की है, उसका एक लाइन को पढ़ा। बिल्कुल मैं समझता हूँ ये या तो बिलावल के जो कान हैं उन लोगों के चले गए हैं, हवाले हो गए हैं जो ये चाहते हैं, जिस तरह ईमान के कान उन लोगों के हवाले हैं जो कारोबार भी करना चाहते हैं, सियासत भी करना चाहते हैं, नवाज को भी लटकाना चाहते हैं। यही गलती है। लेकिन एट द लेवल ऑफ द बिलावल, आज तक पीपल्स पार्टी की क्यादत ने इस लेवल पर पानी के मामले पे कभी भी कोई बयान नहीं दिया। चलिए उन्होंने ये किया। अब इफ्तिखार साहब आपने बड़ी अच्छी ये बात कही है। इसके ऊपर हम माहिरीन के पानी के माहिरीन भी और उनको एक हम अलग से एक प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि ये बहुत अहम मसला है जो अंबर भी कही थी। इसमें तकनीकी पहलू भी हैं, माहौलियाती तब्दीली भी है, सियासत भी है, और जो आपने बहुत अहम बात की कि जब आईनी इदारे मुश्तरका मफादात की काउंसिल मौजूद है, जो कि बिल्कुल उसको हमने बंद करके ताला लगा के रखा हुआ है, उसको भी एक्टिवेट करने की जरूरत है। मैं जैगम साहब आपसे ये जो बात अभी हो रही थी पीपल्स पार्टी के हवाले से, आपने तो पहले काफी देर से हमारे प्लेटफॉर्म पे कई बार ये बात कही है, और जाहिर बात है उसका खमियाजा आपने भी भुगता है, हमने भी भुगता है सोशल मीडिया पे, लेकिन बहरहाल बात तो सच करनी चाहिए, खमियाजा जो भी होता है। आप इसके ऊपर जरा कमेंट कीजिए जैगम साहब। ये जो उन्होंने कहा है ना, अंबर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने रिजाइन कर लिया है, कि अब वो एक इलाकाई पार्टी है। इफ्तिखार साहब ने भी इसका इशारा किया। इफ्तिखार साहब को तो पर्सनल बड़ा दुख होता है, क्योंकि ये उसकी फाउंडेशन में थे एक फेडरल पार्टी की, एक सियासी तहरीक की, और जब वो देखते हैं कि वो सुकड़ती जाती है तो फिर जाहिर बात है उनको वो और गुस्से में आते हैं। जी जैगम साहब। रजा मैं गुस्से में नहीं आता। रजा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये जो इलेक्शन हुआ जिसमें कुलसूम की वालदा मुंतखब हो रही थी, वहां पे ये हुआ कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को 22 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहां पे 0 वोट मिला। अब मुझे बताओ, लाहौर का शहर जहाँ पे मार्का सबसे बड़ा हुआ मियां तुफैल वर्सेस शेख मोहम्मद रशीद, उस शहर के अंदर जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी को वोट ही नहीं मिल रहा। तो ये बहुत सोचने वाली बात है भाई, हम कहाँ खड़े हैं और किधर हम जा रहे हैं। 1414 वोट मिले थे उस हल्के में, अब बताओ। टोटल काउंट। जी अब जैगम बताओ। साहब, हाँ मैंने कहा जी फैक्ट्स बताने जरूरी है। रजा, मेरा जो दुख है वो भी इफ्तिखार साहब के दुख से कुछ बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। इफ्तिखार साहब तो खैर रहनुमा रहे हैं, बड़ी अहम पोजीशंस में रहे हैं, और लेकिन एक छोटा सा जियाला जो है, पता नहीं वो मरहूम है या जिंदा है या वो क्या है, वो मेरे अंदर भी है। देखिए, दो चीजें पीपल्स पार्टी की जो मेरे दिल में पीपल्स पार्टी की बहुत जगह बनाती थी तमाम जवानी में, बाल सफेद होने तक, चंद साल पहले तक। देखिए, एक तो सोशल डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी पीपल्स पार्टी की, कि ऐसी सरमायादाराना निजाम नहीं जिसमें सरमायादारी सब कुछ लेकर भाग जाए, बल्कि सरमाए की तकसीम, गरीब को भी कुछ मिले। एक तो ये सोशल डेमोक्रेसी जो उसके अंदर थी, और दूसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात थी जो वर्किंग क्लास को रिप्रेजेंट करती थी, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती थी। तीसरी चीज पीपल्स पार्टी में ये थी कि उसके पास एक ऐसी लीडरशिप थी जो लोगों के साथ रेजोनेट करती थी, जिसकी जो लोगों को इंस्पायर करती थी, कैरिस्मेटिक लीडरशिप थी। अगरचे ये तीसरा पहलू जो बहुत लोगों के लिए अहम था, मेरे लिए इतना अहम नहीं था। मेरे लिए जो दूसरी दो बातें हैं वो बहुत ही अहम थी पीपल्स पार्टी। इस वक्त तो पीपल्स पार्टी में दोनों बातें नहीं रही। ना तो पीपल्स पार्टी किसी भी तौर पर सोशल डेमोक्रेसी को, सोशल डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है, और ना ही वर्किंग क्लास की एक रिप्रेजेंटेटिव पार्टी है। और इन दोनों बातों का मुल्क को बहुत नुकसान हुआ है। देखें, क्योंकि पाकिस्तान में वर्किंग क्लास को रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं है, तो उसके नतीजे में आपको नजर आ रहा है कि टीएनपी जैसी जमातें जो है वो सामने आ रही है, जो बज़ाहिर मजहबी इंतहा पसंद जमात है, लेकिन देखिए उसके पास क्लास कौन है। वर्किंग क्लास की गरीब जो लोग हैं, उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो एक मजहबी इंतहा पसंदी की सूरत में नमूदार हो रही है। उससे पहले हमने ये देखा कि जो मिडिल क्लास थी, अर्बन मिडिल क्लास थी, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है, जो अगेन पीपल्स पार्टी का ही वोट बैंक हुआ करती थी, वो सब पीटीआई की तरफ चले गए। आप देखिए, जैसे जैसे पीपल्स पार्टी जो है उसकी पॉपुलैरिटी कम हुई, उसी तरीके से प्रोपोर्शनेट अंदाज में जो पीटीआई है उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। तो ये बिल्कुल अफसोसनाक रहा है हम सबके लिए, मेरे लिए बहुत अफसोसनाक रहा है। मैं तो तब से, जब से ये मामला शुरू हुआ,
जब 2010-11 में जब आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान पॉपुलर होने शुरू हुए और जब पीपल्स पार्टी के कुछ लोग जश्न मना रहे थे कि देखो जी राइट का वोट बैंक तकसीम हो रहा है, तभी हमें ये सर्वे बता रहे थे कि जैसे जैसे इमरान खान की मकबूलियत बढ़ रही है उसके साथ साथ उसी अंदाज में पीपल्स पार्टी मैं जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। तो ये बात समझ नहीं आ रही। ये जैगम को कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 पढ़ ले, वो जो ये 3 आर्टिकल की बात करते हैं ना कि सबको रोजगार मिले, सबको हिस्सा मिले, उनको को याद कराएं पीपल पार्टी वालों को कि आर्टिकल 3 भी है कॉन्स्टिट्यूशन में। बाय बाय। ओके जी, ओके जी जैकब साहब, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात जी मुकम्मल कीजिए। नहीं सर, नहीं वो तो जो देखिए 2008 के बाद जो आहिस्ता आहिस्ता मकबूलियत में कमी आनी शुरू हुई और खतरनाक बात थी, और पीपल्स पार्टी के लीडर्स को भी हम समझाते रहे कि आप जरा देखिए आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं आप अपनी बेस से अलग तो नहीं हो रहे, क्या आप उन लोगों को समझ रहे हैं, क्या आप बदलते हुए हालात को समझ रहे हैं, जो डेमोग्राफी पाकिस्तान में तब्दील हो रही है, जो सोशियो इकोनॉमी पाकिस्तान में तब्दील हो रही है, जो सेंटिमेंट्स चेंज हो रहे हैं, जो नई नस्ल आई है, जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, क्या उस सबके साथ आप हम आहंग है? पीपल्स पार्टी हम आहंग नहीं थी, जिसके नतीजे में 2013 में उसको एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ। लेकिन फिर 2013 के बाद जो अगले 5 साल में उसके पास बाउंस बैक करने का मौका था, वो मौका भी गंवा दिया। और वो मौका, उसमें अहम तरीन बात ये थी कि जरदारी साहब, आसिफ जरदारी साहब लीडरशिप बिलावल को दे देते। आसिफ जरदारी साहब, मैं उनको कोई जमात नहीं लगाना चाहता, लेकिन पब्लिक ओपिनियन में, पब्लिक सेंटिमेंट में वो बहुत बड़ा एक बैगेज कैरी करते हैं, पर्टिकुलरली पंजाब में तो करते हैं, सिंध में भी कोई बहुत फर्क नहीं है, लेकिन एक आम पंजाब के जिन में आप इसको मिलाइन करने हैं, जो उनको किया जाता रहा, वो कह लें, उनकी पॉलिटिक्स कह लें, लैक ऑफ कैरिज्मा कह लें, जो भी कह लें, लेकिन वो ट्रांजिशन का प्रोसेस नहीं हो सका। और पीपल्स पार्टी आज भी वही पीपल्स पार्टी है जो आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी है। ये पीपल्स पार्टी तभी मकबूल हो सकती थी कि अगर ये पीपल्स पार्टी बिलावल की पीपल्स पार्टी बन जाती, अगर वो खुल के सामने आते, पार्टी को लीड करते, लोग ये महसूस करते कि अब ये एक नई पीपल्स पार्टी, एक रिवाइव्ड पीपल्स पार्टी है, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज रिवाइवल के प्रोसेस से गुजरती हैं। खास तौर पर जब उनको इस तरह का चैलेंज आता है, जब वो नीचे जाती है, तो रिवाइवल के बगैर ऊपर नहीं आती। और मैं इफ्तिखार साहब से इस बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ कि पीडीएम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी पीपल्स पार्टी के लिए। पीपल्स पार्टी को पंजाब में जो पीडीएम के थ्रू प्लेटफॉर्म मिल रहा था, जो जलसे मिल रहे थे, जो लोगों को साथ गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा था, हमने देखा कि पीडीएम के दरमियान में बिलावल साहब ने पंजाब में पॉपुलैरिटी गेन की, पीपल्स पार्टी ने भी पॉपुलैरिटी गेन की। लेकिन फिर जिस तरीके से आसिफ जरदारी साहब ने, मुझे उनके फैसले से मसला नहीं है, हो सकता है उनको पीडीएम से अलग होना सूट करता, मुझे ये बात ठीक नहीं लगी कि जिस तरीके से उनसे डिमांड की गई कि आप रिजाइन करें, लेकिन इस डिमांड से पहले ही मामला गालिबन खराब हो चुके थे। जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने उसको हैंडल किया, उसका नतीजा ये निकला कि पीडीएम की तकसीम का तमाम तर इल्जाम जो है, तमाम तर मलबा भी पीपल्स पार्टी पर आ गिरा। पीपल्स पार्टी को जो इन रोड्स मिले थे पंजाब में, वो भी बंद हो गए, और पीपल्स पार्टी के दोबारा जो रिवाइवल का और सिंध से बाहर फैलने का मौका था, वो बड़ी हद तक मेरी राय में वो जाये हो गया। जी जैगम साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी मुफस्सिल आपने बात की। अंबर विल हैव द लास्ट वर्ड और फिर हम कंक्लूड करेंगे। जी अंबर साहिबा, आपका हुक्म चलेगा। नहीं, मैं मुख्तसर बात करूंगी क्योंकि बहुत कुछ जैगम साहब ने कह दिया। मुझे अभी तक याद है जब मरहूम बेगम कुलसूम नवाज का बाई इलेक्शन जब वो खड़ी हुई थी, उस हलके में मैं गई थी, और जब मैं लोगों से बातचीत कर रही थी, वोटर से बात कर रही थी उस इलाके में, उनके इलाके में, तो जो पीटीआई के वोटर थे वो पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देते थे। तो ये एक इशारा मिलता है कि जाहिर है पंजाब किस तरफ क्या है। अफसोस की बात है, हम कहते हैं कि बहुत अच्छी बात थी कि एक तीसरी पार्टी उभर के सामने आई है जिसने दो जो पार्टीज, बड़ी पार्टीज है, उनको चैलेंज किया। लेकिन पंजाब में मैं कहूंगी बहुत अफसोस की बात है कि अब सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज का मुकाबला है। एक तीसरी पार्टी जरूर होनी चाहिए, और वो पार्टी जो एक नेशनल लेवल की स्टेज पे हो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीफ के साथ हो, तो ये अफसोस होता है। दूसरी बात ये मैं कहूंगी कि एक तजाद भी नजर आता है आपको कि एक तरफ गुज्जर नाला जो है
वहां जो मस्मार किए गए बहुत सारे, और फिर बैरिया टाउन में आप देखते हैं किस तरह से उनके घरों पे कब्जा किया गया, और जो सिंध की हुकूमत है वो बातचीत के लिए और जबानी कलामी तो जब शोर मचता है कुछ ना कुछ कर देते हैं, लेकिन ये तो कई साल से चल रहा है। तो ये फिर अफसोस होता है कि ये तजाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे बैठता नहीं है, खासतौर पे अगर वो कहते हैं कि हम वर्किंग क्लास को भी कहते हैं, दावा तो यही करते हैं ना कि हम गरीब की नुमाइंदगी करेंगे, और हम जो महंगाई और IMF का बजट और जो रावत साहब कहते हैं, तो फिर अफसोस होता है जब आप ये सूबे देखते हैं। जी, बिल्कुल। तो अंबर, मैं आपने बड़ी अच्छी बात कही, और मैं सिर्फ ये अब कहना चाहता हूँ कि अभी इस वक्त जो है, आपको पता है हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं गुलमीने, उन्होंने भी सोशल मीडिया पे लिखा कि जी ये तो बड़े प्रो एन बातें करते हैं। अब मसला ये है कि ये प्रो एन या एंटी एन या एंटी पीपीपी या प्रो पीपीपी बात ही नहीं हो सकती। बात हकाइक और हमारी ऑब्जर्वेशंस और हमारे एनालिसिस और हमारी इंफॉर्मेशन की है। तो ये अब इनको कैसे समझाया जाए? बहरहाल, अभी चूँकि आज हमारा मौज़ू जो था, वो वक़्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अभी मुझे ये मालूम पड़ा है कि कामरान खान साहब इस वक़्त लाइव इंटरव्यू कर रहे हैं शहबाज़ शरीफ साहब का। तो आज के जो हमारे शो का सवाल था नाज़रीन, जो बड़ा सवाल था कि क्या शहबाज़ शरीफ अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे? तो आपको इसी से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि, और कामरान खान साहब का जो बराह रास्त इंटरव्यू है, वो एक इशारा है कि ये जो है कुर्सी वज़ीर-ए-आज़म की तरफ सफ़र शुरू हो चुका है। अब वो कब होता है, अभी होता है कि 2023 में होता है, 22 में होता है, ये आने वाला वक़्त ही बताएगा। लेकिन वो सफ़र शुरू हो चुका है। आपको पता है कि वो शो जो है, वो कहाँ से गुज़र कर उसमें जो है गेस्ट जाता है। इसी के साथ आपकी इजाज़त और खुदा हाफ़िज़।